बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के अंतर्गत कुछ नियमों को पढ़े थे। आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ाए थे, टॉपिक था परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में बच्चों बताए थे परावर्तन का मुख्य रूप से दो नियम हुआ करता है। पहला नियम ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और बच्चों दूसरा नियम ये था आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बच्चों रूल पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब बच्चों हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण पे अगर लंबवत प्रकाश पड़े तो फिर कैसा उसका रिफ्रैक्शन होगा। इससे संबंधित आइए इस टॉपिक में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। इससे संबंधित अभी हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए टॉपिक का बच्चों सभी लोग नाम लिखिए। समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। किरण का परावर्तन। बच्चों समतल दर्पण पे लंबवत कोई प्रकाश पड़ेगा तो उसका परावर्तन किस तरीके से होता है, आइए इस वीडियो में हम सभी लोग समझते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका समतल दर्पण है और समतल दर्पण को बैक साइड से ये कलर किया गया हुआ है। क्या किया गया हुआ है बच्चों? कलर किया हुआ है। अब इस समतल दर्पण पर यहाँ से मान लीजिए कोई बिल्कुल लंबवत इस पे लाइन पड़ रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं। सपोज डैट ये है, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये प्रकाश की किरण, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लाइट वगैरह लगा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का किरण जो है इस समतल दर्पण पर बिल्कुल लंबवत है। लंबवत कहने का मतलब बच्चों समतल दर्पण के साथ और ये किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का कोण बना, तो ये 90 डिग्री है। अब बच्चों इस किरण का नाम क्या देंगे? तो ये किरण दर्पण पे आ रहा है तो आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। और बच्चों पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पढ़ाए थे इस प्रकार से कोई रेडिएशन आ रहा है इस समतल दर्पण पर, तो अगर इसको हम कहें ये अभिलंब है तो जितने डिग्री कोण के साथ, मान लीजिए ये 30 डिग्री कोण है, अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण बना रहा है तो गुजरेगा, जब यहाँ से जाएगा तो भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। किसके साथ बच्चों? तो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। सही है। अभिलंब के साथ मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो अभिलंब के साथ, समतल दर्पण के साथ नहीं बच्चों। अगर समतल दर्पण के साथ होता तो इस एंगल के बारे में हम लोग बात करते, लेकिन इस एंगल के बारे में बात हमें नहीं करना है। इस एंगल के बारे में बात करना है ये कोण, ये अभिलंब लाइन जो आया
ये लाइन आपका अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। तो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल आते हुए बना रहा है, तो जाते हुए भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बच्चों आगे की सेंस में बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये हमारा रेडिएशन आ रहा है, ये हमारा रेडिएशन क्या हो रहा है बच्चों, ये रेडिएशन इधर से आ रहा है, कहाँ पे, तो समतल दर्पण पे आ रहा है। अब बच्चों जरा समतल दर्पण पे हम अभिलंब खींचेंगे, तो इस समतल दर्पण पे रेडिएशन के साथ 90 डिग्री का अभिलंब बनाएगा। अभिलंब बच्चों हमेशा हमेशा 90 डिग्री बनाता है, सही है। तो बच्चों अब पूछेंगे, बाबू बताइए ये अभिलंब के साथ, इस अभिलंब के साथ ये जो लाइन किरण आ रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो बच्चों देखिए, ये आपका अभिलंब है और इसी अभिलंब पे दूसरा कोई लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे सर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, लाइन के ऊपर लाइन आ रहा है, उसके बीच में कोई झुकाव नहीं है, तो बच्चों 0 डिग्री का कोण बनाएगा, सही है। अब बाबू ये 0 डिग्री का कोण बनाया, तो जाते समय भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, जाते समय भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो सर आते समय 0 डिग्री का कोण बनाया, तो जाते समय भी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। दैट मीन्स बच्चों आपका 0 डिग्री का कोण बनाते हुए इसी लाइन पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यस लिखें कमेंट में। 0 डिग्री से गया तो 0 डिग्री से ही रिटर्न हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल इसी लाइन पे आपका रिटर्न हो जाएगा। ये लाइन जो आया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण क्या करेगा, तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा बच्चों हम बात करें तो ओवरऑल निष्कर्ष ये आया, समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से आएगा, मतलब जिस लाइन पे जा रहा है उसी लाइन से वापस मुड़ जाएगा। क्या होगा बच्चों? जिस लाइन से जा रहा है उसी लाइन से वापस मुड़ जाएगा। यही समतल दर्पण के परावर्तन का नियम है। बच्चों टॉपिक नोट कीजिए, इसमें याद रखिएगा समतल दर्पण पर पड़ने वाली, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। गेट को बंद कर दो। बच्चों आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिंब के बारे में। क्या चीज टॉपिक है बच्चों? बिंब के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बिंब से संबंधित टॉपिक प्रारंभ करते हैं।
टॉपिक आगे है प्रतिबिंब। टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। मान लीजिए बच्चों ये कोई आपका दर्पण है। क्या चाहिए बच्चों? ये कोई आपका दर्पण है और दर्पण पे मान लीजिए यहाँ पे कोई आप वस्तु रखे हैं। क्या रखे हैं? वस्तु रखे हैं। अब बच्चों इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहले जरा समझिए कि अभी हम लोग बिल्कुल शीशा में बात करते हैं। जैसे आपके घर पे शीशा लगा होता है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, चेहरा देख करके क्रीम वगैरह लगाते हैं। उस शीशा के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, फिर टॉपिक में चलेंगे। ये मान लीजिए बिंब है, ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वस्तु का ही बच्चों दूसरा नाम होता है बिंब। क्या होता है? बिंब। ठीक है, वस्तु है या फिर बिंब है। अब इस बिंब का आपके घर पे जो इमेज बनता है बिल्कुल ऐसा बनता है। जितने बड़े आप होते हैं उतने ही बड़ा आपका इमेज भी बनता है। ठीक है, लगभग मान लीजिए दोनों आपस में इक्वल है। जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। जैसा मोटा या पतला आप है वैसा ही आपका इमेज भी बनेगा। इसके साथ साथ बच्चों इस दर्पण से जितना दूरी पे आप रहिएगा, दर्पण से जितने दूरी पे रहते हैं, दर्पण से उतने ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब बनता है। शीशा में अगर पीछे की ओर आप होइएगा तो शीशा में भी इमेज पीछे की ओर जाएगा। शीशा में आगे की तरफ आइएगा तो आपका इमेज भी आगे की तरफ आता है। तो बच्चों कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ का दूरी आपस में जितना होगा डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होता है। और बच्चों सबसे बड़ा बात ये कि दर्पण के आगे है और ये दर्पण के पीछे बनता है। बच्चों इसको कहेंगे बिंब और इसको कहते हैं बिंब का एक प्रति है, एक छाया बना वस्तु का एक छाया है। तो छाया को ही बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रति। तो नाम बना प्रति और वस्तु का नाम लगा दीजिए तो बिंब। मतलब ये वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब, या फिर ये बिंब और ये इसका प्रतिबिंब। आइए बच्चों, लड़का बंद करेगा। इस टॉपिक में इसी से संबंधित हम लोग को अभी पढ़ना है। यहाँ पे बच्चों ये बिंब है और ये क्या चीज आपका है? प्रतिबिंब। अभी इस टॉपिक में बच्चों दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार का? कुल मिलाकर के दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक। क्या होता है बच्चों? वास्तविक। और दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी। क्या होता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। कुल मिलाकर के दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक होता है और दूसरा आभासी। इस सभी के बारे में आगे हम सभी लोग पढ़ेंगे। अभी बच्चों टॉपिक स्टार्ट कीजिए। बिंब क्या है? टॉपिक क्या है बच्चों? बिंब क्या है? बच्चों इसके बारे में लिखिए। बिंब क्या है, किसको कहते हैं? बोला जा रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन लिखिए, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है?
उत्तर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का उसे उस बिंदु उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों आगे टॉपिक आपका है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी में बच्चों नीचे लिख लीजिए प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आगे बच्चों पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होगा बच्चों? तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। उसके आगे लिखेंगे पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। बच्चों आभासी प्रतिबिंब को दूसरा नाम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को दूसरा नाम देते हैं, क्या चीज बच्चों नाम है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक बोलते हैं उसको इमेजिन करके अंदाज करके बनाया जाता है या फिर अंदाज लगाया जाता है कि वहाँ से इसका प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और उसी का नाम आभासी प्रतिबिंब भी है। अभी आगे बढ़ते हैं जिसमें बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है। क्या चाहिए बच्चों? अवतल दर्पण है। इस टॉपिक के बारे में बाद में विशेष रूप से समझाएंगे। अभी बताते हैं इतना कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, फिर उसका डिफिनीशन कंप्लीट कराएंगे। और अवतल दर्पण का ये मान लीजिए
प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष में कुछ टॉपिक होता है, उस टर्म सब को लिखते चलते हैं। ये आपका P है, ये आपका फोकस है, और फोकस का दोगुने दूरी पे इसका सेंटर होता है। तो ये आपका C हो गया। मान लीजिए बच्चों वस्तु को P और F के बीच में रखा गया हुआ है। कहाँ है? P और F के बीच में हमने वस्तु को रखा। अब इसके प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों पहला जो रेडिएशन चलता है इस प्रकार से यहाँ पे आएगा और ये फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, वस्तु का जो वस्तु रखें इसका प्रतिबिंब पूरा का पूरा यहाँ बनेगा, लेकिन फिजिक्स के भाषा में जब हम लोग इंडिकेट कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एक शुरू वाला लाइन लेते हैं और एक अंत वाला। तो अंतिम में ये ऊंचाई तो इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समानांतर चला, दर्पण से टकरा करके आगे की तरफ मुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला लाइन आपका इस प्रकार से चला। दूसरा बच्चों लाइन क्या होगा, ये आपका सेंटर से होते हुए क्रॉस करेगा। क्या चीज करेगा बच्चों? सेंटर से होते हुए क्रॉस करेगा। तो ये अपना आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया है। लाइन बच्चों यहाँ भी थोड़ा टेढ़ा है और यहाँ भी थोड़ा टेढ़ा है। इसको ज़रा सीधा करते हैं तो इस प्रकार से हुआ, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये बच्चों इस प्रकार से बढ़ेगा। अब बच्चों ज़रा देखिए, ये लाइन और ये लाइन दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरफ बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो और डिस्टेंस इसके बीच का बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन कहीं पर भी डिस्टेंस देख रहे हैं बीच का बढ़ता जा रहा है। मतलब इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं पे दोनों लाइन होगा ऐसा पॉइंट जो मिलेगा। बताइए, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट होगा? तो नहीं सर, कहीं पे ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में बच्चों क्या करते हैं, अब इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। और सपोज डैट आगे बढ़ करके कहीं पे ये दोनों लाइन देख रहे हैं धीरे धीरे डिस्टेंस घट रहा है बीच का, तो आगे जाकर कहीं ना कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। तो जहाँ पे ये दोनों मान लीजिए, सपोज डेट मान लीजिए, ऐसे टेढ़ा आप मत कीजिएगा, आप पेंसिल से सीधा बनाइएगा। हम अभी क्रॉस करने के लिए, दिखाने के लिए काट रहे हैं। यहाँ पे सपोज डेट ये कट कर दिया। अब बच्चों ये दोनों लाइन जो यहाँ पे कट किया है, ये रियल में कट किया है क्या? तो रियल में बच्चों दर्पण के पीछे कलर किया हुआ है। प्रकाश जाएगा कलर के बाहर उस पार? तो नहीं जाएगा। तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होकर के पीछे की ओर मुड़ गया। लेकिन जब दर्पण में हम देखेंगे ध्यान से तो हमको लगेगा पीछे की ओर यहाँ पर कट रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? पीछे की ओर कट रहा है। लॉजिक ये कहता है कि पेंट पीछे से किया हुआ है तो उसके पीछे पेंट को पार करके कोई भी प्रकाश का किरण जाता नहीं है। इस कारण बच्चों ये टकरा करके आगे की तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन हम लोगों को लगे आके पीछे की ओर काट रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर लगे कि काट रहा है, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों दूसरा सेक्शन में बात करते हैं जरा सा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। सपोज डैट मान लीजिए ये कोई आपका अवतल दर्पण है।
क्या चाहिए बच्चों? ये कोई आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये कोई मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चों? ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पे कोई एक टर्म ले लेते हैं, इसको बोलते हैं P। ये आपका सेंटर है तो C हो गया, ये फोकस हो गया, F जो सेंटर और P दोनों के बीच में ध्रुव अक्ष और इस सेंटर दोनों के बीच में होता है। अब बच्चों वस्तु मान लीजिए आ रहा है अनंत से, वस्तु का प्रकाश आ रहा है अनंत से। मान लीजिए ये वस्तु कोई है, वस्तु का प्रकाश अनंत से आ रहा है, एक पड़ रहा है P पे और दूसरा प्रकाश की किरण पड़ रहा है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस में मुड़ करके आगे की तरफ बढ़ेगा और दूसरा जो प्रकाश का किरण है वो इस प्रकार से बढ़ा। देखिए बच्चों यहाँ पर भी बात वही है, यहाँ पर भी बात वही है। ये प्रकाश की किरण अनंत से आया, मान लीजिए अनंत पे कहीं पे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश का किरण इस प्रकार से आया, दर्पण पे टकराया, टकरा करके इसका जो यहाँ पे अभिलंब होगा तो अभिलंब के साथ जितना एंगल के साथ आया उसी एंगल के साथ रिटर्न हो गया और ये भी अपने अभिलंब पे जितना एंगल के साथ आया उतना ही एंगल के साथ रिटर्न हो गया। अब बच्चों देखिए ये लाइन अपने अभिलंब के एंगल को बनाते हुए मेंटेन करते हुए रिटर्न हुआ, ये भी अपने एंगल को मेंटेन करते हुए रिटर्न हुआ। दोनों प्रकाश की किरण वास्तव में काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो काट रहा है। तो यहाँ पे बच्चों इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को हला बिल्कुल सीधा लाइन से दर्शाते हैं, टेढ़ा हो गया है इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब बना। ये रियल में दोनों लाइन काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो काट रहा है। तो बच्चों इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। अब आप समझ गए आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे। बच्चों टॉपिक जरा नोट कीजिए, 1 नंबर टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डैश दीजिए, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या फिर वास्तविक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, टॉपिक को लिख करके डैश दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसका बच्चों डिफिनीशन लिखे हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत मान लीजिए, आती प्रकाश की किरणें आ रही है, दोनों किरण दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिल रही है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या फिर उसे उस बिंदु स्रोत का, इसे इस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब A डैश B डैश जो यहाँ पे इमेज बना इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। सही है, नोट कीजिए, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती
प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बच्चों दूसरा टॉपिक, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के तुलना में हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ सूर्य है तो सूर्य का इमेज मानेंगे इस प्रकार से है, ये पैर और ये इनका सर। तो बच्चों इमेज देखिए कैसा बना, ये पैर बन गया और ये नीचे की ओर सर, मतलब व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, नीचे की ओर बन गया। ठीक है, व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो उनका प्रतिबिंब कैसे बना, नीचे की ओर बन गया। तो ये बच्चों कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और दूसरा चीज बच्चों, दूसरा चीज वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये रियल में कट रहा है, इसलिए इसको पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। क्या चीज, रियल में हकीकत में कट रहा है इसलिए इसको पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। सही है बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके इसमें दो टॉपिक और लिख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आगे बच्चों दूसरा टॉपिक एक और लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या फिर किया जा सकता भी लिख सकते हैं। प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन हुआ। बच्चों ये समझाने के लिए बनाए हैं, मर्जी तो आप फिगर नोट कर सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं, लेकिन समझने के लिए नोट कर सकते हैं। एग्जाम में ये फिगर यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिगर बनाने में बहुत समय लगेगा और ये क्वेश्चन मात्र 2 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक ना, इसलिए बच्चों एग्जाम में इसका फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है, टॉपिक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आभासी प्रतिबिंब क्या है।
आभासी प्रतिबिंब क्या है? बच्चों, आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो लिखे हुआ है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिखते हैं किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी, ब्रैकेट में कर लीजिए काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये वस्तु है तो इसका इमेज दर्पण के पीछे बना है, तो वस्तु सीधा खड़ा है तो इसका इमेज भी सीधा ही खड़ा है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जितना भी होता है सबका सब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। दूसरा चीज बच्चों, ये दर्पण है तब तो पीछे बना, दिखाई दे रहा पीछे बनता हुआ, और दर्पण के जगह सपोज डायरेक्ट मान लीजिए ये आप पर्दा लटका दिए हैं, ये आप पर्दा लटका दिए हैं, अब पर्दा से हो करके उस तरफ तो लट जाएगा नहीं। मतलब बच्चों, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, चूंकि बीच में पर्दा होगा तो लाइट यहाँ पे पर्दा, लाइट उस पार जाएगा नहीं तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक ना। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों आगे टॉपिक लिख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा मतलब तुलना, मतलब वस्तु के तुलना में आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। एक और टॉपिक नोट कर लीजिएगा बच्चों, इसी में आगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का कंसेप्ट बच्चों क्लियर है। बच्चों नोट में एक टॉपिक लिख लीजिएगा, आभासी बच्चों आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है, ठीक ना। एक टॉपिक नोट कर लीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। बच्चों आगे टॉपिक आपका है समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। इस टॉपिक को बच्चों
अगले क्लास में कंप्लीट कराएंगे। आज की वीडियो को इतना ही पे स्थगित करते हैं। बच्चे मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में।